जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का नई बुक जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वॉल्यूम 3 है दोस्तों। अति महत्वपूर्ण यह नई सिलेबस पे आधारित है सेट प्रैक्टिस, जिसका आज जो है हम लोग का सेट प्रैक्टिस कैम नंबर है 6 नंबर है। तो आप लोग डेली वाइज पे कर रहे होंगे तो पता होगा, नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों ज़रूर जुड़िए और डेली वाइज पे 2 सेट प्रैक्टिस लगाइए, अति महत्वपूर्ण है ना। बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए फुल डिस्कशन के साथ होगी दोस्तों। जैसे ही कंप्लीट होते ही हम लोग मैराथन क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं इस मॉर्निंग में, अभी हम लोग का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 है। शाम में हम लोग फिर 7 को करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग के पास टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगी। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेट प्रैक्टिस नंबर 6 को। तो देख रहे हैं टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सेट नंबर 6 है हम लोग का। देखिए इसमें बनाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या गया है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है, किस माध्यम में चलती है आपको बताना है। तो देखिए क्या है, माध्यम के दाब में कमी की जाती है, माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, या ऊपर के बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी एंड सी दोनों। माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तब अधिक वेग से चलती है, और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है तब भी वह अधिक वेग से चलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है, बताइए क्या होती है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टा और आभासी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगी इसका। नेक्स्ट देखिए कि किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक विद्युत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो आंसर बनेगा हमारा बी। विभवांतर बराबर पता है क्या होता है? विद्युत ऊर्जा या फिर कार्य बटा आवेश होता है। यानी बोल सकते हैं आप V इक्वल W/Q बोल सकते हैं। ये क्या होता है इसका यूनिट? इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम होता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्या कह रहा है कि 200 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक संयंत्र का पावर जो है कितना है? 40 वाट है। तो संयंत्र का प्रतिरोध कितना ओम होगा ये हमें बताना है। तो आइए हमें इसे बना के देखते हैं कितना आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग ने पावर इक्वल क्या होता है? V² इक्वल R होता है। ये पता है आपको? नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक। ये शक्ति का फार्मूला होता है V²/R। बट हमें क्या निकालना है यहाँ? तो रेसिस्टेंस निकालना, हमें निकालना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फार्मूला इसी से जस्ट हम लोग निकाल लेंगे क्या कि R इक्वल क्या हो जाएगा? V²/P होगा ना। तो V की वैल्यू कितनी दी है? 40। V वोल्टेज कितना दे? 20। 200 तो 200 गुने 200 बट्टे पावर कितनी है? 40। तो 40 रखिए, इसे काटिए, 1 0 से 1 0, 4 5 यानी 5 दूना 10, यानी कितना आ गया हमारा? आ गया 1000 ओम आ गया। करेक्ट आंसर क्या बना? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन गया। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है क्या है? ओम हो, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। वाट जो होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है, यह जूल पर सेकेंड होता है ना। और वोल्ट जो होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, यह जूल पर कूलम होता है। ओके, इसका यूनिट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन क्या है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज मतलब कायोनेटिक, इंग्लिश में कायोनेटिक बोलते हैं, ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऊर्जा कब अधिक होगी? तो जब भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी जो है अधिक ऊर्जा होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे सी बन जाएगा। मतलब यदि किसी पत्थर को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? घट जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा महत्तम पर होता है। क्या है? उत्प्लावी बल किन कारकों पर निर्भर करता है? किन कारकों पर निर्भर करता है? यह कारक जो है विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। किस पे करता है? विस्थापित तरल के भार पर। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डी। तैरने की अवस्था में यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार जो होता है उत्प्लावन बल माइनस भार वस्तु का भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
तो कह रहा है कि तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन कौन से गुण जो है अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए, तो बता दें आपको, यह होनी चाहिए इसमें उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, 1 और 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगी, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या इसमें कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण क्या है, यदि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है तो इसका कारण है क्या, कि क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलते रहती है, तो ये कारण होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कह रहा है क्या, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी, ये हमें बतानी है। तो कितने के बराबर होगी, लेंस का आवर्धन क्षमता आपको पता है कितना होता है, प्रतिबिंब दूरी बटा प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, यानी m इक्वल क्या होता है, v बट्टे u होता है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा, f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं, मतलब घुमाने की अनुमति आपको नहीं। तो देखिए कौन सा बनेगा इसमें, बताइए। ये तो होगा नहीं आपका, बी तो यूं ही कट गया। अब आपके पास बच गया, और ये भी नहीं होगा, डी भी कट गया, बस आपके पास एक और ये दो बच गया। तो आप खुद देखिए कौन सा इसमें से फॉर्मेशन आ रहा है। आप खुद देखोगे तो ये वाली तो फॉर्मेशन, बट ये कहाँ से इसमें आ जा रही है, यानी ये भी कैंसिल, तो बन गया आंसर ए। दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताना है आपको, कितने रेक्टेंगल है इसमें, काउंट करके, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, काउंट कर लीजिए कितने आएंगे टोटल। टोटल आपके 12 आ जाएंगे, है ना। करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी। टोटल जो आयतों की संख्या आ जाएगी 12 आएगी, क्योंकि इसमें 2 है और एक 12 वाला 3 है, और 3 एक नहीं बल्कि 4 जगह है, तो 3 चौका 12। नेक्स्ट है, इसमें बताना है खाली स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरे जाएंगे। तो बताइए, देखिए 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12। 12 जो आया हमारे पास 12 प्लस 6 में से 2 हटाइए, कितने हो जाएंगे 4। दोनों जोड़ दीजिए तो 16 आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर करिए, 5 3 जा 15, और इसमें से घटा दीजिए 2, इसको प्लस करना है तो 17 आ गए। सेम यहाँ पे 6 चौका 24, और इसमें से घटा दीजिए 2, तो 2 को जोड़ देना है, 24 और 2 26। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं दोस्तों, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, 26 होगा ना। तो 26 होगा। बुक कितनी सारे मिस प्रिंट किया, ठीक है, आपको ऑप्शन भी नहीं दिया है कि ऑप्शन इसमें क्या होनी चाहिए। तो बस हम आपको अपने से याद इसमें बनाइए कि हाँ हमारा करेक्ट आंसर जो है 26 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। क्या है हमारा सेंटेंस, देखिए, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। मास्टर पूछा, क्या मास्टर ने कहा क्या तुमने देखा है मैप को। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बताइए। आंसर बनेगा इसका, द मास्टर इंक्वायर द मास्टर इंक्वायर्स इफ ही हैज सीन द मैप। करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है हमारे पास, थराइव। थराइव का क्या होता है साइनोनिम, बताइए। इसका मतलब होता है ना फलना या फूलना, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रॉस्पर। क्या हो जाएगा, प्रॉस्पर होगा। करेक्ट आंसर है, इसका मतलब होता है फलना या फूलना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमें स्पेलिंग को करेक्ट करना है, बताइए इसमें कौन सी है। तो आप देखेंगे नेसेसरी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। करेक्ट है ये नेसेसरी, ऑप्शन ए होगा। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। क्या है, देखिए इसका मीनिंग जो है हमें अपोजिट बताना है। क्वानिमिनिटी, क्वानिमिनिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है धैर्य या शांतचित्त या फिर मनोदास, धीरज। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, एगिटेशन। आंसर बनेगा बी, एगिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब चिंता या फिर घबराहट की स्थिति में।
नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस वर्ड में दिया है अ पार्टिशियल और टोटल लॉस ऑफ मनी। तो बताइए इसमें क्या होगा, अ पार्टिशियल और टोटल लॉस ऑफ मनी, यानी क्या हो जाएगा, एनी एमनीशिया, मतलब स्मृति हास्य, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एमनीशिया। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द बोल्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है देखिए, दोज दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सो गुड रिजल्ट्स। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसके लिए हमें क्या बताना है, साइनोनिम। तो इसका साइनोनिम क्या होगा, पहले तो इसका मतलब जाने क्या होगा। बाय फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, है ना, इरेगुलरली। करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसका मतलब ही इरेगुलरली होता है मतलब। अब देखिए नेक्स्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या है, यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली, आंसर बनेगा हमारा सॉन ब्राइटली। आंसर, करेक्ट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, द सिचुएशन टर्न्ड अगली एज द क्राउड डैश टू राइट। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बिगेन। जो मेरा सेंटेंस बोल रहा है जो रिक्त स्थान पे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिगेन होगा। बिगेन क्यों होगा, ये V2 में यूज किया गया है। V2 यहाँ पे क्राउड टू राइट जो यहाँ पे है, बिगेन V2 का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य जो है हमारा कैसा है, पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का कौन नहीं है बताइए। तो पत्थर का प्रस्तर है, उपल है, पसम नहीं है, पाहन भी है, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी आ गया। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इसमें अशुद्ध अंश बताना है। मैंने यह काम कर लिया ना होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे गलत, बताइए। ऑप्शन आपका ए ही गलत है। गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, कौन सी कृति है बता दीजिए। तो कृष्ण गीतावली है। करेक्ट आंसर बनेगा डी, कृष्ण गीतावली। कि तुलसीदास की जो बहुत सारी किताबें हैं उसमें एक दो आपको बता दें, जैसे दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, है ना, राम आज्ञा प्रश्न, ये सब हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बता दीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो रति। क्या है, रति। आंसर बनेगा बी, रति। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन करना है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए इसमें क्या है। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें कोई त्रुटि नहीं, भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि नहीं तो डी का चयन करना है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, क्या होना चाहिए आंसर। तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये होनी चाहिए ना। तो आंसर यहाँ पे कौन गलत हो रहा है हमारा, जलपान को नहीं, मतलब जलपान का होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ये गलत हो रहा है। को नहीं होना चाहिए था, का होना चाहिए था यहाँ पे ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी हमारा। नेक्स्ट देखिए, इन वाक्यों को हमें सही क्रम में लगाना है। तो देखिए कौन सा सही क्रम आएगा। देखिए इसमें से पहले आप एक उठा के देखिए, फिर दो, फिर तीन, ऐसे चार, ऐसे आपको ऑप्शन बेसिस पे उठा के रखना होगा, तभी जाके बन पाएगी। तो अब देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन ए उठाते हैं। पहला, रावण तो सिर्फ रावण है। दूसरा, रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए ये ऐसे ही फॉलो नहीं कर रहा। अब आइए देख, नेक्स्ट है, रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब रावण जो है दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल सही है। राजधीराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशानन भी कहते हैं, ये तो बात सही है। रावण तो सिर्फ रावण है, ये भी बात सही है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, ये एकदम करेक्ट आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। सामग्री का
पुल्लिंग क्या है आपको बताना है। सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा, तो सामग्री का सम्राट होगा, साम्राज्ञी का सम्राट। करेक्ट आंसर सी होगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो वो कौन सा है बताइए। वह है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा क्या है, तो वह है अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा, राइट आंसर ए है। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से हैं बताना है आपको। कौन कौन से हैं बताइए। 3 स्तर जो है वह है हमारा संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो करेक्ट आंसर बनेगा बी हमारा। केंद्र सरकार जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, जबकि राज्य सरकार जो है राज्य स्तर पे करती है, स्थानीय सरकार ग्राम और नगर स्तर पे कार्य करती है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम जो एक्ट है वो कब होती है, 1892 के द्वारा शुरू होता है। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब होता है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1854 में शुरू होता है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में कब होता है, 1882 में भारत में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो कौन है बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। तो करेक्ट आंसर बनेगा अनुच्छेद 324 है, आंसर ही बनेगा। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी कब होती है, 25 जनवरी 1950 को होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 में भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग का वर्णन है। और अनुच्छेद 342 में क्या है, तो एसटी समुदाय में भाग उन्हें समूह में जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचित द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और आर्टिकल 326 में क्या है, 326 में वयस्क मताधिकार से संबंधित है। निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, मतलब थिंक टैंक है, में नीति का पूरा जो है स्वरूप क्या है ये बताना हमें। तो पूरा स्वरूप इसका क्या है, इसका पूरा स्वरूप आप देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे बी। इसकी स्थापना कब होता है, 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी 2015 की स्थापना होती है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और उच्च न्यायालय के नेक्स्ट उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, यह किया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। करेक्ट आंसर ए बनेगा, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। संसद जो होता है उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में जो है विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 223 अनुच्छेद जो है 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर, अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है तथा उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। संविधान में बताया गया कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय हेतु भाग 6 के अध्याय 5 के तहत अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 214 के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 214 में बोला गया है। अगला देखिएगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है। बताइए कैसे हटाया जा सकता है, तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग किस देश से लिया गया है, तो यह लिया गया है यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में आता है, तो भारतीय अनुच्छेद 61 में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में आता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये महाभियोग लगाने से पहले कितना दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, उनको लिखित सूचना दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, किसके द्वारा लागू किया जा सकता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 213 के तहत जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि
भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह किस अधिनियम में कहा गया है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर इसका बी होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में बोला गया है। आंसर हमारा बी बनेगा। 1853 के चार्टर द्वारा खुली हुई जो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत होती है कब? तो ये 53 में होता है। क्या चीज़ होता है? तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हो जाती है। और 1843 में ई एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा समाप्त करने की प्रावधान किया गया और 1843 में एल्बरो के द्वारा इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। 1833 में ही चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा बता दें इसमें 1 लाख प्रति वर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति तथा शिक्षा पर खर्च हेतु प्रावधान किया गया। 1853 में क्या कहा गया? देखिए 1853 के चार्टर अधिनियम में यह बोला गया है कि यदि सांसद चाहे तो वह कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। और 1861 लास्ट है। 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम के इसमें बोला क्या गया? इस अधिनियम के द्वारा जो है वायसराय को अपनी पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो बिना सदन के अनुमोदन के 6 माह तक कानून रूप में लागू रहेगा। नेक्स्ट क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आंसर बनेगा सी, अनुच्छेद 350 के ए में है। करेक्ट आंसर सी बनेगा हमारा। अनुच्छेद 349 में क्या है? तो अनुच्छेद 349 में है, कह रहा है इसमें बोला गया है कि शुरू की वर्ष की अवधि मतलब जो प्रारंभ वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग में की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध कराने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 350 में क्या है? तो 350 में शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा से संबंधित है। और 351 क्या है? 351 के अनुसार राज्य हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करना है। और 350 के बी में क्या है? ये तो ए के लिए आपने जान गया कि प्राथमिक शिक्षा की मातृभाषा के लिए बोला गया है। 350 के बी में क्या कहा गया? तो इसके बी में पता है क्या कहा गया? इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान है। अगला देखिए, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? अभी क्या है? तो अभी वर्तमान में है 18 वर्ष। पहले इससे पहले था 21 वर्ष। और वो किस संविधान संशोधन या किस अधिनियम के द्वारा जो है फिर से 18 कर दिया गया? तो बताते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए इसका तो करेक्ट आंसर बी बन गया हमारा। न्यूनतम आयु 18 61 में संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1989 में होती है। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया था। नहीं तो पहले कितना था? 21 था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं? तो आंसर बनेगा मसाला बॉन्ड। करेक्ट आंसर बनेगा बी, मसाला बॉन्ड। भारत मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना मतलब पूरा प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ए बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? पूरा कहने का मतलब PURA। यहाँ पे है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमी एस्टेट टू रूरल एरिया। पूरा का यहाँ पे ये मतलब है। पूरा योजना का उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण पलायन प्रवृत्ति को कम करना था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी के द्वारा किया गया खर्च क्या कहलाता है? वह कहलाता है सामग्री लागत। करेक्ट आंसर बनेगा डी, सामग्री लागत कहलाता है। सामग्री पर व्यय की गई राशि को सामग्री की लागत कहते हैं। श्रम पर व्यय की गई राशि को श्रम की लागत कहते हैं। लागत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: निश्चित लागत, परिवर्तनशील लागत, प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत होते हैं। व्यवसाय को लाभप्रद बनाने में सभी प्रकार के लागत का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी वस्तु के उत्पादन के कारण समाज को जो लागत वहन करनी पड़ती है उसे सामाजिक लागत कहते हैं।
अगला देखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, बताइए क्या होता है। जब बर्फ पिघलती है तो होता क्या है, आयतन घटता है, आंसर बनेगा बी। और जब बर्फ पे जो है दाब बढ़ा दिया जाता है तो क्या उसकी आयतन घटती है, घटती है बट बहुत ही कम घटती है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उप सहसंयोजक बंधन उपस्थित नहीं है, किसमें नहीं है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगी, H2SO3। H2SO3 आप जो बनाओगे ना, अब HO और HO बनाओगे है ना, ये जो हमारा S इक्वल क्या है, 0 पे है ना, तो अतः इसमें जो है कोई उप सहसंयोजक बंधन उपस्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए कि निस्तापन क्या है। निस्तापन क्या है, तो निस्तापन जो है वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थित में अयस्क को गर्म करना ही क्या है, निस्तापन है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। निस्तापन का कुछ आपके पास इक्वेशन भी है, तो देखिए क्या है, ZnCO3 है ना, ये जो बनाएगा क्या, ZnO और प्लस CO2 बनाएगा है ना, ये एक क्या है, निस्तापन क्रिया है। अगला देखिएगा, तो Fe2 प्लस आयन में उपस्थित अयुग्मी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बताना है कितनी है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कोई भी एलिमेंट्स हो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो जो भी इसका एटॉमिक नंबर है Fe का नंबर क्या है यहाँ पे हमें बताना है, बट हमें बताना है ये 2 प्लस आयन में उपस्थित। तो आइए हम पहले इसका 1s2 2s2 2p6 ये फाइंड करते हैं, उसमें पता चल जाएगी कि कौन है लास्ट टर्म पे इसकी। तो F जो होती है यह कितनी होती है, Fe जो होती है यह इसका एटॉमिक नंबर जो होती है वो होता है 26 और इसका एटॉमिक मास जो होती है लगभग 52 या 53 के करीब होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे फाइंड करते हैं 26 कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है निकालना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, 1s2 2s2। आप सीधे देखिए ना, फर्स्ट एलिमेंट में कितनी होगी, पहला में 8, ठीक है, पहला में कितना हो जाएगा 8 होगा, फिर दूसरा में भी 8 होगा, वैसे निकालिए 1s2, वैसे गड़बड़ हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 3d, हमें तो मात्र 6 ही चाहिए अब। तो ये टोटल हो गए Fe का, ओके। तो हमारा लास्ट टर्म में जो देखेंगे आप क्या आया है, तो लास्ट में आया है हमारा 3d6 आया है ना, 3d6 यानी कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है ना एक उपकक्ष में कितने कहे होते हैं, पहले क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज भरते हैं ना, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3d6 है। तो आपको पता होना चाहिए ये 2 हो गया, और दूसरी में क्या होगी, ये भी पहले भरेगी, ये भी पहले भरेगी और ये भी पहले भरेगी। तो यानी कितना हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, एरोमेटिक यौगिक निम्न में कौन है, आपको बताना है कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, C6H6 है। एरोमेटिक कौन है, C6H6। इसका डायग्राम जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसे देख लीजिए एक बार C6H6 का, ठीक है। तो यहाँ पे C कितने हैं, 6 है, पहले यहाँ पे डालिए एक डबल बॉन्ड से C, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ये भी C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल यहाँ पे C और इसे सिंगल। ये कितने हो गए हमारे पास टोटल, हमें टोटल चाहिए था 6C है ना, पहले एक यहाँ, फिर यहाँ बनाइए, फिर यहाँ ये 5 और ये टोटल 6 हो गए, ओके। इससे सिंगल, इससे डबल, इससे सिंगल, इससे डबल, ठीक है, इससे सिंगल, इससे डबल है हमारा। अब देखेंगे इसके पास सिंगल H, इसके पास भी सिंगल H बच गया, इसके पास भी सिंगल H, इसके पास भी सिंगल H, इसके पास भी सिंगल H और इसके पास भी सिंगल H बचा। तो ये इसकी डायग्राम हुई C6H6 का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है क्या कि एक विलयन में H प्लस आयनों व मात्रा जो है 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है। तो इसके विलयन का pH मान क्या है,
log 10 स्क्वायर दिया हुआ है, कितना वैल्यू 0.3010 दिया हुआ है, तब वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, पीएच वैल्यू यदि आप फाइंड करोगे ना तो इसका अप्रोक्सीमेटली 7.699 होगा, ठीक है, फाइंड करोगे आप तो पीएच वैल्यू इसको फाइंड करना होता है। आप देखिए कैसे कि पीएच इज कॉल्ड माइनस लॉग होता है, माइनस लॉग एच प्लस आयन है ना। अब माइनस लॉग जो है, माइनस लॉग 2 मल्टीपल 10⁻⁻8 है, ठीक। यहाँ पे माइनस जो है हमारे पास माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻8 है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस जब कैंसिल हुआ तो माइनस log 2 माइनस 8 log 10 होगी ना यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू कितनी है तो माइनस में होगी 0.3010 माइनस 8 कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस में 7.699 के करीब में आएगी। तो पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7.699% 99 आ जाएगा इसकी। अगला देखिए बोल क्या रहा है इसमें कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक एवं उपचयक के रूप में कार्य करती है। तो कौन करती है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है हमारे पास। तो इसमें काम जो करती है ये Fe2O3 और Al, मतलब कौन करती है इसमें, आपको बता दें इसमें जो है काम करती है Fe2O3, एल्यूमिनियम को जो है ऑक्सीजन प्रदान करती है। फेरस ऑक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम को क्या करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है, इसलिए फेरस ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक है तथा एल्यूमिनियम क्या है, ऑक्सीजन को क्या प्रोवाइड करता है, अतः यह क्या है, अपचायक की भांति कार्य करता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जैसे ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बहुत सारे अंतर भी देख सकते हैं आप। जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, ये ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन मतलब अवकरण। अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन की संख्या में कमी आती है, ठीक है ना। फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण में क्या है, तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, अवकरण में, कि हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलय बनाता है ना, जो फिनोल्फ्लेथिन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के क्या होने की सबसे अधिक संभावना है, वो क्या हो सकता है, तो मैग्नीज, आंसर बनेगा बी। क्या हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है ना। तो आप देखेंगे क्या, तो मैग्नीशियम प्लस H2O, जल को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, MgO और प्लस हाइड्रोजन निकालेगा ना। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है, ये हमें बताना है। तो कौन सा सत्य है, तो करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर हमारा ए बनेगा यहाँ पे। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट है श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्च पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपया मासिक बचाते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कितनी है इसकी मासिक आय। देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास मासिक आय 100 माइनस 15 कर दीजिए, सीधे लिखे 85, 100 माइनस 15 यानी 85/100 का 75 उसमें इसका हटा दीजिए यानी 25/100, ये कितने के बराबर है, 1700 के बराबर है मासिक आय का। तो मासिक आय हम x ले लेते हैं, ठीक है, ये काटिए 25 से, 4 टाइम में कटेगा, और भी कटेगा क्या, तो आप काट सकते हैं 17 और ये 17 से, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, 100 आएगा, है ना। 5 से आप काट सकते हैं इसको, 5 से कितने टाइम में, इसको 20 टाइम में काट दीजिए, और तो कटने वाली है नहीं, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 और गुन्ने 4 और गुन्ने 100, यही ना आएगी।
तो कैलकुलेशन करिए कितनी हो जाएगी, 4 दूना 8। ठीक है, अब कितनी जीरो है, 3 जीरो, बस लगा दीजिए। तो मासिक आय कितनी आ गई उसकी, मासिक आय 8,000 रुपया। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म जो है असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है। तो वो कौन सा संख्या है बता दीजिए इसमें। तो आप देखेंगे पहले 36 और 15 को लीजिए, इसमें 3 गुने 12 तो 36 आएगा, 3 गुने 5 15 आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए बी उठाइए, 9 गुने 1 करिए और 9 गुने 7। ठीक है, तीसरा देखें तो यह करेंगे 21 गुने 1 और 21 गुने 2। ठीक है, ये सभी क्या है, असहभाज्य संख्या युग्म नहीं है। ये कौन, ये 3 ए बी और सी। बट यहाँ पे देखो आप 11 और 21, यह क्या है, असहभाज्य संख्या युग्म है। क्यों, क्योंकि 11 का कोई नहीं निकलेगा फैक्टर, बस 1 और 11 ही है इसका, है ना। और 21 का 2 है इसके, 7 3 जा हो सकता है, 3 7 जा हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आंसर हमारा इसमें डी बन जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि व्यंजक का मान निकालना है आपको, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको आता है। तो सबसे पहले इसका वर्क करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर हमें बिग ब्रैकेट, तब इसमें से घटा लीजिएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 78। अगला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार के कुल वैध मत के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों का संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी, हमें बतानी है। तो आइए हम लोग बताते हैं कितनी थी इसकी। आप देखेंगे क्या कि कुल मतों की संख्या कितना है, 17,500। अवैध कितना है, 18% अवैध है। तो हमें वैध मतों की संख्या बताना है 17,500। ठीक है, सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए, 17,500 में से 17,500 घटा दीजिए, गुने कर देते हैं हम लोग 18/100। मतलब हमें क्या निकल जाएगा, सीधे हमें वैध मत निकल जाएगा, है ना। तो वैध मत कितनी हो जाएगी, ये काटिए इस 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें गुणा कर दिए, यानी 17,500 में से आपको घटाना हो जाएगा कितना, 3150। घटा दीजिए, यानी वैध कितना हो गया, 14,350। कितना वैध आ गया, 14,350 वैध मत आ गया। ठीक है ना, एक उम्मीदवार के कुल वैध मतों का 48% मिले हैं, है ना। तो 14,350 का 100 में से 48 घटा दीजिए तो 52, 52 पे निकाल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटी, ये काटी इसको, तो कितने आ जाएंगे, 7,462 आ जाएंगे। तो कितना करेक्ट आंसर हो गया हमारा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है। तो राइट आंसर हमारा डी मिल रहा है, 7,462 रुपया। अगला देखिए, एक आयताकार फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 भाग है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई में अंतर हमें बताना है कि कितना है अंतर। तो आइए हम लोग अंतर इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा। आपके पास दे के रखा है यहाँ पे एल और ये बी सपोज करिए। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास एल और ये बी, कह रहा है क्या, फर्श की चौड़ाई उसकी लंबाई की, इसकी लंबाई की 3/5, 3/5 है। तो हम एक्स ले लेते हैं लेंथ को। ठीक है, यदि फर्श का क्षेत्रफल, तो आपको पता है ना फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एक्स और गुने 3/5, एक्स इक्वल कितने आ जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 3 से काटी, 20 टाइम में 20 बचे 100, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्यों, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स रूट की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हमारे पास ये एल कितना आ जाएगा, 10, और इसका 10 यहाँ पे रखी, 5 दूना 10, यानी कि बी कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। ठीक है, एल और बी निकल गई हमें। तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस 10 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है 10:24:26। तो त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक सिंपल त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा भी दे रखा है। तो आपको पता है क्या होता है इसका क्षेत्रफल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही ना होता है इसका क्षेत्रफल। इंटू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी दी हुई है एरिया उतना रखेंगे 480। ओके, यहाँ से बी और एच आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे अनुपात में जो था यहाँ पे
10 24 26, उसको छोटा कर सकते हैं, 2 से डिविजिबल कर सकते हैं ना, तो 5 12 13 में आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1/2 बेस। बेस हमने क्या माना, बेस हम 12, हाइट जो है हमारा 5 ले लेते हैं, ये सभी एक्स में है। ओके, यहाँ पे एक्स डाल देते हैं। और देखिए ये 480 है, ठीक है। अब ये काटिए इसको कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 6 पच्चे 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 480, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 3 से काटो, 1 टाइम 6 टाइम, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का स्क्वायर रूट यानी 4। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब एक्स की जब वैल्यू आ गई तो क्या भुजा नहीं फाइंड हो जाएगा, भुजा हमारा कितना हो गया था, हमने छोटा किया था, 5 12 और 13 किया था ना, तो बस अब उसमें मल्टीपल बाई 4 कर दो, सभी भुजाएं निकल जाएंगी हमारी। अब परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो चलिए पहला था 5x, ठीक है, 5 गुने 4 कितनी हो गई 20, प्लस 12 गुने 4 48, ये भी ऐड कर दो, प्लस कितनी थी वो 13 मल्टीपल 4 52, सभी को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 8 और 2 10, कैरी 1 हो गया, 5 5 10 और 2 12, यानी टोटल जो आ गया हमारे पास पेरीमीटर उसका कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं 120 हमारा ऑप्शन में कौन है, तो आप देखोगे 120 ऑप्शन 1 में है, करेक्ट आंसर ये बना। समानांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग दिया है 390, तीसरा संख्या 19 है, तो पहली संख्या आपको बताना है क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे पहली संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे हमारी 10 संख्याओं का योग दे रखा है 390, तीसरा संख्या हमारा 19 दिया है, तो हम पहली संख्या फाइंड करने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल लिखेंगे ना तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या तो हमारे दे रखा है, तीसरी संख्या का वैल्यू कितना है 19 है, तो चलिए इसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे a प्लस n कौन है तीसरी संख्या, माइनस 1 इंटू डी नहीं है, और क्या आ रहा है तीसरी संख्या जो है 19 दे रखा है, दे रखा है हमारी तीसरा संख्या 19 है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल 19, आप इक्वेशन इसे 1 ले लें। ओके, a प्लस 2d इक्वल 19 है। अब जो है 10 संख्याओं का योग फाइंड करते हैं, तो 10 संख्याओं का योग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, s10 इक्वल 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगी। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, 10 संख्याओं का योग दे रखा है हम लोग का कितना है 390, 390 रखेंगे यहाँ पे। डू 2a तो हमारा कुछ है नहीं, तो इसे यूं ही रखेंगे, 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d होगी, 9d। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 9d आ गई, 10 संख्यांक थी है ना, तो n/2 हमने तो छोड़ ही दिया, n/2 यानी कि सीधे क्या हो जाता है 10/2 यानी 5 हो जाता है, यहाँ पे 5 हो जाता है, हमने पहले ही छोड़ दिया, n/2 होती है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है, कॉमन में 5 है, तो 5 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 9d की वैल्यू आ जाएगी 390 को 5 से काटोगे तो 78 आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में 9 से तथा इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके घटा दीजिए। चलिए हम लोग वही करते हैं, तो आइए इसे मल्टीपल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 9a प्लस 18d इक्वल 171 होगा, मल्टीपल करोगे तो, और ये हो जाएगा 4a प्लस 18d इक्वल हो जाएगा 156। अब हमें घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, तो देखिए ये 18d कैंसिल, 9 में से 4 तो 5a, 171 में से 56 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 15, 5 से काटी 3 टाइम्स में, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो a की हमें निकालनी थी ना, पहली संख्या ही तो फाइंड करनी थी, a की वैल्यू 3 जो आई है हमारे पास, और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या निकल तो गई ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे दिया गया है -a -3 1 तथा 3 और 7 मिलाने वाली रेखा के
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो उस रेखा को बाह्य रूप से 7:1 के अनुपात में बांटती है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको भी। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करना होगा आपको। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जैसे ये मेरा x है, ये y है, और बीच में जो हमारा डिविजिबल कर रही है xy, उसी का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। x इक्वल होता है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, ये फार्मूला होती है। y के लिए भी सेम होता है ऐसे ही। तो चलिए हम लोग पहले वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दिया है m का वैल्यू है, बिल्कुल है, m का वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू है 3 माइनस 1 मल्टीपल माइनस 3 बाई m की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, और n की वैल्यू कितनी है -1। चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगी ये 7 3 जा 21 माइनस ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा बाई ये 6 हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएंगे 24/6। इसे काट दो आप तो कितने आ जाएंगे 6 4 जा 24, यानी हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया। नेक्स्ट अब y की वैल्यू है, y इक्वल सेम करना हमें my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। चलिए इसका भी वैल्यू रखते हैं हम लोग। m की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 7 माइनस 1 मल्टीपल बाई 1 7 माइनस 1, तो ये हो गया 49 माइनस 1 बाई ये हो जाएगी 6, तो ये हो गया 48/6। तो ये कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स में 6 8 जा 48, तो कितना आ गया हमारा x की वैल्यू 4 आया था, y की वैल्यू 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया 4 और 8, जो दोनों को क्या करेगी 7:1 के रेशियो में बांटेगी। वो कौन है 4 और 8 है। ठीक है, तो अब देखिए ये x1 है, ओके, और ये x2, ये y1 है, ये y2, इसे m और इसको n मानना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। कौन सा है बताइए। तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर बनेगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। यह कहाँ से शुरू होता है, तो साबरमती से 14 फरवरी 1930 को, और 12 मार्च 1930 को मतलब ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं महात्मा गांधी। कितने अनुयायी के साथ, तो 78 अनुयायी के साथ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था, कितना दर्ज किया गया था, तो यह किया गया था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति रहते थे। अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्तिक आय क्या है। तो आइए व्यक्तिक आय के बारे में जानते हैं, क्या है यह। व्यक्तिक आय यहाँ पे कहने का मतलब है कि करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को कहते हैं व्यक्तिक आय। आंसर सी बनेगा यहाँ पे। अगला क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है, आय विधि का। कौन सा, आय विधि का उपयोग किया जाता है। आंसर डी बनेगा। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितना दर्ज किया गया था 2011 के अनुसार, तो 93.91%। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो केरल की 93.91% के साथ प्रथम स्थान पर रहा, उसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितना था 96.1 और महिला का 92.1 था। और इसके करीब लक्षद्वीप है 91.8 लक्षद्वीप आता है यूनियन टेरिटरी में। 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से बिहार
सबसे निचले स्थान पे था, अंतिम स्थान पे था। इसकी साक्षरता दर कितनी थी? तो इसकी जो है 61.8% बिहार की। नेक्स्ट क्या है? सिकंदर। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? तो इस युद्ध को हाइडे स्पीसीज के युद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। आंसर डी बनेगा। सिकंदर भारत में जो है 326 ईसा पूर्व पहले आया था और सर्वप्रथम अपने तक्षशिला मतलब सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र को जीता था। सिकंदर ने अपने घोड़े का नाम क्या रखा था? बाऊकेफला। और बाऊकेफला नामक नदी भी बनाया था अपना, नदी नहीं मतलब कि नगर बसाया था झेलम नदी के तट पर। और सिकंदर जो है भारत में 19 महीनों तक रहा था। सिकंदर की सेना व्यास नदी तट को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अगला देखिएगा, तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर 42 का समापन करने वाली संधि कौन थी? उस संधि का नाम है नानकिंग। क्या नाम है? नानकिंग। यह युद्ध जो है 1839 से 42 तक चला था। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन के जो है चिंग राजवंश की सरकार को जो है नानकिंग की संधि करनी पड़ी थी। अगला देखिएगा, तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। आंसर ये बनेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा मरुस्थल जो है पेड्रिका रेगिस्तान है। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है किन के मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के जो है मध्य में पाई जाती है। आंसर ए बनेगा यहाँ पे। समानांतर जो होती हैं, समानांतर बड़े प्लेटों की संख्या 7 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7। जो सबसे बड़ी हैं बड़ी प्लेटें, जैसे अफ्रीकी प्लेटें, यूरेशियाई प्लेटें है ना, उत्तरी अमेरिका प्लेटें, दक्षिणी अमेरिका प्लेटें, प्रशांत प्लेटें, हिंद महासागर प्लेटें और अंटार्कटिक प्लेटें। मध्यम और छोटी भी बहुत सारी हैं। मध्यम में आप देख सकते हैं अरबी प्लेटें जैसे हैं, छोटे में सागर प्लेटें कह सकते हैं, एकोसिया ईरानी प्लेटें हैं। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में जो है कुआं के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं मोहनजोदड़ो से। आंसर डी बनेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम खोजा कौन था? रखालदास बनर्जी। कब खोजे थे? तो 1922 ईस्वी में खोजे थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा का खोज कौन किए थे? राम बहादुर दयाराम साहनी। वह कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। अगला देखिए, कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्तमाल्यद को किस भाषा में लिखा था? तो वह लिखे थे तेलुगु भाषा में। आंसर डी बनेगा तेलुगु भाषा। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय की रचना जो है अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है विजयनगर के साहित्य का जो है क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि निवास करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। 1957 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिला पड़ता है, जगदीशपुर से संबंधित है। 80 वर्ष की उम्र में लड़े थे इन्होंने, विद्रोह किया था। अगला है फौरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फौरोजी आंदोलन का शुरुआत तो हाजी शरियतुल्लाह फौरोजी आंदोलन का शुरुआत किए थे। इसके प्रचार प्रसार में शरियतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन मतलब दादू मियाँ का प्रमुख योगदान था।
ये फौजी आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। अगला क्या है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों को शुद्धता का नियम दिया है? किस आधार पर दिया है? तो आंसर क्या बनेगा इसका? करेक्ट आंसर बनेगा एक संकरण, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? वो कौन सा है जीव? तो प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम। आंसर बनेगा बी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ संघ का जीव है। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए किसके कारण होता है? तो आंसर बनेगा आपका बी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण में परिवर्तन। आंसर बी बनेगा। रीसिया निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? रीसिया, तो रीसिया आता है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। आंसर डी बनेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में संवहनुता का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। एस्फेगन मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा निम्नलिखित में से किसके कारण हवा से भर जाता है? किसके कारण? तो फेफड़ों की स्फीति के कारण। आंसर बी बनेगा, फेफड़ों की स्फीति के कारण। अगला है कि यौवन के समय लड़कों में देखने वाला परिवर्तन कौन सा हार्मोन लाता है? इस हार्मोन का नाम क्या है बताइए? तो इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। आंसर बनेगा सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला है, नीचे दिए कथन पर विचार करना हमें और उत्तर को जो सही चुनना है। देखिए क्या है पहला कथन। 1 बोल रहा है कि मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। कथन दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। तो आंसर क्या बनेगा? केवल 2 सही है यहाँ पे, है ना। कथन एक नहीं बल्कि केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि मतलब उपाय है? कौन है बताइएगा? यह है सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है? कौन सी घटना डायस्टोल के दौरान होती है? तो आंसर बनेगा डी, वेंट्रिकल में रक्त प्रवेश। आंसर बनेगा ऑप्शन डी। भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा? बताइए भाज्य क्या होगा? तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। भाज्य इक्वल भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आइए हम लोग रखते हैं इसका वैल्यू। जैसे हमारे पास 230 भाजक 230 भाजक गुने भागफल हमारा 23 है प्लस 46 क्या है हमारा शेषफल है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। भाज्य तो आप करोगे तो ये आ जाएगा 5290 प्लस 46 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5336। तो हमारा भाज्य कितना आ गया 5336। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है मिल रहा है हमारा 5336। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 1/29 है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे। साइन माइनस कोस इक्वल क्या लिखेंगे सीधे 2 - 1/29 इसका होल स्क्वायर कर देंगे रूट ओवर। बस इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 - 1/841। आगे निकालिए तो 1681 बट्टे 841 हो जाएगी। इसका होता है 41 और नीचे वाले का होता है 29। तो कितना आ गया 41/29। हमें क्या निकालना है प्लस की वैल्यू। तो ये निकालते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/29 मल्टीपल बाई 29/41। 29 से 29 1/41।
आंसर क्या आ गया हमारा 1/41। करेक्ट आंसर ए बन गया। देखिए शांत जल में एक नाव की चाल 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय के 3 गुना है। तो नदी की धारा की चाल हमें ज्ञात करना है कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं नदी की धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तय की गई दूरी हमारे पास d है। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। हमारे पास जो है धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले लिया और डिस्टेंस हमने d ले लिया, d किलोमीटर होगा। अब शांत जल में नाव की चाल कितना है 5 सही 1/3 यानी 16/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी 16/3 और प्लस जो हमारा धारा की चाल है होगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी तो 16/3 और -x हो जाएगा। ये जो है आपका धारा के साथ है, ठीक है, और ये धारा के विपरीत, ये याद रहे। चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखते हैं क्या होता है कि d मतलब डिस्टेंस बटे जो हमारा दिया है 16/3 प्लस धारा की दिशा में कितना है दिया हुआ 1/3 दिया है समय। चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं हम लोग। तो इसे फाइंड करेंगे हम लोग तो 16/3 -x, इसके बाई में भी है 16/3 -x, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, बाई ये आ जाएगा 16/3 प्लस x इक्वल कितनी आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 16 - 3x बाई ये हो जाएगा 16 + 3x इक्वल कितना हो जाएगा 1/3 होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 48 - 9x इक्वल 16 + 3x तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल 48 - 16 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास तो x की वैल्यू आ जाएगी 32/12। 32/12 इसको काटिए 4 से काटिए 8 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। तब नाव की धारा की चाल क्या होगी तो 8/3 मल्टीपल बाई 5/18। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, देख रहे हैं ना मीटर पर सेकेंड में सभी आंसर है। तो काटिए, कोई कटने वाला है बिल्कुल, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, यानी कितना आ जाएगा का 20/27। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है 20/27 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हमारा दिख रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:15। 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:13 था। अब से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा हमें बतानी है। तो हम मान लेते ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 8x और 15x, ठीक है, दिया है और 8 साल पहले चले आते हैं तो 8 उसमें घट जाएगी। देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग 8x - 8 बट्टे कितना है ये 15x - 8 हो कितना जाता है तो 6:13 के अनुपात में, बस क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए यहाँ से तो कितना हो जाएगा करिए यहाँ पे 104x - 104 इक्वल में आ जाएगा 90x - 48। 104x और 90x इसमें से घटा लीजिए कितना आ जाएगा 14x इक्वल 104, ये तो माइनस में रहेगा ही रहेगा 48। तो x की वैल्यू 56/14 4 टाइम्स में। तो अब देखिए ना x की वैल्यू हमारा 4 आया तो a कितना था 8x, x की वैल्यू 4 यानी 32। b भी निकाल लीजिए, b कितना था तो b था 15 × 4 तो कितना आ गया 60। ए और बी की हमारे पास दोनों का निकल गया आयु। अब दोनों का रेशियो पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो आप नहीं निकाल दोगे। 8 साल बाद के पूछा है तो सीधे 8 साल इसमें जोड़ दो तो 32 8 कितना हो जाएगा 40 और 60 और 8 कितना हो जाएगा 68। इसका रेशियो निकाल दो, किससे कटेगा ये 4 से कटेगा
4 देंगे 40, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी 10:17। तो ऑप्शन नंबर आपका तो डी ही दिख रहा है। करेक्ट आंसर डी बन गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कह रहा है क्या नीचे दिए गए समीकरण के गणितीय सही मान के लिए दो चिन्ह परस्पर बदलना चाहिए। तो वो कौन सा चिन्ह है जो आप बदलोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको बता दें, ये डिवाइड जो है ना और माइनस, यानी कि ये माइनस की जगह पे डिवाइड रखना होगा और डिवाइड की जगह पे माइनस आप रखोगे तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आंसर नंबर ए बनेगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, रंग लाल से है तो वाहन किससे संबंधित है। रंग लाल से है तो वाहन क्या है? ट्रक है। आंसर ए बनेगा। देखिए 6 मित्र है ना, 6 मित्र अमित, बंटी, वैभव, हर्षित, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र के मतलब कि केंद्र की ओर देख रहे हैं। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। बंटी हर्षित और वैभव के बगल में ठीक बैठे हैं। अमित पुलकित और वैभव के ठीक बगल में बैठे हैं। अमित और गगन के बगल में कौन बैठा है ये हमें बतानी है। तो देखें यहाँ पे तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे बैठे हैं। टोटल 6 मित्र हैं तो हम ऐसे 1 2 एंड 3, 3 दूना 6 हो गए। पहले देखिए, पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे, बंटी हर्षित और वैभव के बगल में बैठे हैं। बंटी जो है कहाँ है कि वैभव और हर्षित। तो हम वैभव के यदि यहाँ पे लेते हैं वैभव, ठीक है, हम पहला अक्षर लिखते हैं, लिखिएगा वैभव, और यहाँ पे हम बंटी को बैठाते हैं। ओके, बंटी और यहाँ पे हर्षित। हर्षित और वैभव के बीच में हमने बंटी को बैठा है। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि अमित जो है पुलकित और वैभव के बगल में बैठा है। अमित जो है पुलकित और वैभव, यहाँ पुलकित रखिए, पुलकित और वैभव के बीच में कौन है? अमित है। अमित को बैठा दी। अब एक लास्ट बच गया, वो कौन है? तो एक जो लास्ट बच गया, अमित हो गया, बंटी हो गया, वैभव हो गया, हर्षित, पुलकित, गगन। तो गगन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अमित और गगन के बगल में कौन है। अमित यहाँ है और गगन यहाँ है, ये ठीक बगल में कौन है? यही तो है, पुलकित। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ए बनेगा। निम्नलिखित में कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है? मुर्रा। कौन सी है? मुर्रा नस्ल है, जो लगभग आपको बता दें प्रतिदिन कितना 35 लीटर दूध देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सबसे अधिक है? किसमें सबसे ज्यादा? तो मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता है। आंसर बनेगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महासागर पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो कौन सा है बताइए? यह है प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा महेंद्रगिरी। राइट आंसर बनेगा डी, महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी में से एक महेंद्रगिरी है जो 1501 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन है? जीदागोडा, मतलब सिंधगाड़ा बोल सकते हैं इसको, 1690 मीटर है। अगला देखिएगा, एशियाई खेलों का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? एशियाई खेलों का शुरुआत तो यह हुआ था 1951 में। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था यह? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 4 मार्च 1951 को। एशियाई खेल के प्रणेता प्रोफेसर गुरुदत्त सोडी को माना जाता है। प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। 1982 में भी दिल्ली में ही आयोजित हुआ था एशियाई गेम। और 2026 में एशियाई खेल जापान नागोया में 18 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होगा। कहाँ पे? जापान में। अगला है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा बी, श्री श्री रवि शंकर जी है। वर्तमान में यह संस्था में कुल 152 देश में स्थापित है। स्वामी सहजानंद भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे।
स्वामी सहजानंद। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? किस वर्ष में किया गया था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 2023 में। 9 से 12 जून 2023 के मध्य ओडिशा के प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? किस घराने से था? तो इनका किरानी घराने से था। आंसर बनेगा डी, किरानी घराने से था। पंडित भीम सिंह जोशी हिंदुस्तान संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे। पंडित भीम सिंह जोशी को वर्ष 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें बोल रहा है मार्च 2024 के लिए भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPI में मुद्रास्फीति की दर क्या थी? मुद्रास्फीति की दर क्या थी बताइए? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 0.53% थी। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 मई को। कब मनाया गया है? 3 मई को। विश्व भर में इस दिन मीडिया के योगदानों को याद देने के लिए समर्पित किया गया है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 2 मई को UN द्वारा विश्व टूना दिवस और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कैमा स्थापना मनाया गया है? 159वां स्थापना मनाया गया है ना, 159वां स्थापना। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। आंसर बनेगा बी, पूर्णिमा देवी वर्मन। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को इस वर्ष व्हिटल गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है लक्षद्वीप में? तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, लक्ष्य कौन है? HDFC बैंक है ना। 11 अप्रैल 2024 को खोला है। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप में एक शाखा खोली है, कौन? तो HDFC बैंक ने। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा गया है? ब्लू होल जो है कहाँ पर खोजा गया है दुनिया का सबसे गहरा? तो आंसर बनेगा मैक्सिको। राइट आंसर बनेगा भी मैक्सिको। इसे जो है तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। क्या? तामजा ब्लू होल के नाम से। इससे पहले सबसे गहरे ब्लू होल दक्षिण चीन सागर में समुद्र तल से कितना 988 फीट नीचे फैला ड्रैगन ब्लू होल था। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं शाम में नेक्स्ट नए जो है सेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।